मेरे YouTube चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 5 जो है पढ़ रहे थे हम लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध। पादप जल संबंध इसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, और इसमें विसरण पढ़ लिया था, पराशरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका में उत्पन्न होने वाले दाब। आज अपना हेडिंग रहेगा कोशिका में उत्पन्न होने वाले दाब। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका में उत्पन्न होने वाले दाब के बारे में यदि हम बात करें तो कौन से होते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं परासरण दाब। पहला दाब होता है वो होता है आपके परासरण दाब, या इसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला जो दाब है वो कौन सा है? परासरण या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और इसको ध्यान में रखना है, किस नाम से जाना जाता है? ओपी के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये आगे काम आएगी, है ना। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है स्फीति दाब। दूसरे नंबर पर आपके है स्फीति दाब, जिसको इंग्लिश में कहेंगे टर्गर प्रेशर, या फिर टीपी के नाम से इसको जाना जाता है, टीपी। इसके बाद में नंबर 3 पे आ जाएगा आपके भित्ति दाब, या फिर इंग्लिश में कहेंगे वॉल प्रेशर, या फिर शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी WP के नाम से भी इसे जाना जाता है। और लास्ट नंबर 4 पे आपके विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, या फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं DPD। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। DPD के बारे में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा विसरण दाब न्यूनता के बारे में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका में उत्पन्न होने वाले 4 प्रकार के दाब हैं मुख्यतः परासरण दाब, स्फीति दाब, भित्ति दाब और विसरण दाब न्यूनता। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं आपके परासरण दाब क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये दाब से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं देखो परासरण दाब की। तो इससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? परासरण पढ़ना होगा। हमें परासरण के बारे में मालूम है तो परासरण दाब के बारे में आसानी से याद कर सकते हैं। परासरण के बारे में मैंने आपको बताया था, किसके अणु जल या फिर इसको क्या कहेंगे, विलायक कह सकते हैं। तो जल या विलायक के जो अणु है उसका अर्धपारगम्य झिल्ली से, किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा यदि स्थानांतरण होता है या इसके अणुओं का गमन होता है तो इसको हम कहते हैं परासरण कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। जल या विलायक का अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन होता है तो इसको हम कहेंगे परासरण। यदि आपको परासरण याद है तो परासरण दाब भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इस परासरण को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है उस दाब को हम क्या कहेंगे? परासरण दाब कहते हैं। किस तरह से समझा देता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास ये 2 घोल है, कोई एक तरफ इस तरफ घोल भरा हुआ है और दूसरी तरफ एक दूसरा घोल भरा हुआ है। तो क्या होगा? मैंने इस तरफ इतना घोल भरा है और इस तरफ इतना घोल भरा, और ये बीच में क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है अभी? अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा यदि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है तो कहलाता है परासरण। और इस परासरण को रोकने के लिए
जो यहाँ से इस अर्धपारगम्य झिल्ली से जो जाएगा, इसको रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है, उस आवश्यक दाब को यानी कि परासरण को रोकने के लिए आवश्यक दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाता, ध्यान रखना है ना। परिभाषा में इसकी लिखवा देता हूं आपको। परिभाषा किस तरह से लिखेंगे? वह दाब जो शुद्ध जल या विलायक बोल सकते हैं, विलायक के अणुओं को, विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से दूसरी ओर स्थित गोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक दाब होता है, ओपी कहलाता है। ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे ओपी समानुपाती होता है किसके? विलयन में उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या के, जो विलयन है उसमें उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या की क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। यानी कि विलेय अणु अधिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, और विलेय अणुओं की संख्या कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपके नंबर 2 पर स्फीति दाब। स्फीति दाब या फिर इसको हम बोल सकते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है, टर्गर प्रेशर या टीपी के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं स्फीति दाब क्या होता है। देखो, जैसे एक पादप कोशिका है कोई भी, उसको हमने जल में रखना है। किसमें रखना है? ये बीकर जो है इसमें हमने किसको रख दिया? पादप कोशिका को रख दिया। तो ये हो गई आपके पादप कोशिका। इस तरह की आपको संरचना याद होनी चाहिए, ठीक है। केंद्रक हो जाएगा, एक बड़ी रिक्तिका हो जाएगी, बाकी जो कोशिकांग अन्य कोशिकांग हो जाएंगे अंदर, ठीक है। इस कोशिका को हमने किस में रख दिया? एक जल से भरे बीकर में रख दिया। किस में रख दिया भाई? जल से भरे बीकर में रख देंगे अपन। जब इस कोशिका को हम क्या करेंगे? जल से भरे बीकर में रखेंगे तो बताओ जल की सांद्रता कहाँ पर ज्यादा हो गई? बीकर में ज्यादा है जल की सांद्रता, जबकि कोशिका रस में सांद्रता कम है जल की। तो जल के अणु क्या करेंगे? जल के अणु बीकर से कोशिका रस में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। ये जो जल है, इस जल के अणु कोशिका रस में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये कोशिका रस में प्रवेश करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? ये जो कोशिका रस है ये फैलने लगेगा, और ये जो कोशिका झिल्ली है ये क्या करेगी? बाहर की तरफ फैलने लग जाएगी। तो इसमें क्या होगा? देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं इस डायग्राम को वापस बना रहा हूँ थोड़ा सा, बाद में क्या कंडीशन होगी वापस देखो। जब ये जल अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये इस तरह से बाहर की तरफ फैलने लग जाती है, और किस पर दबाव बनाती है? कोशिका भित्ति पर। ये संरचना आपको याद होनी चाहिए। क्या है यहाँ पर? कोशिका भित्ति है। क्या है भाई? कोशिका भित्ति या सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और ये अंदर की तरफ क्या है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है इसको। अब देखो ये कोशिका झिल्ली जो है ये क्या कर रही है यहाँ पर? कोशिका झिल्ली क्या कर रही है? बाहर की तरफ दाब लगा रही है। किस पर? कोशिका भित्ति पर। किस दिशा में लगाती है? ये जो दाब होता है, ये बाहर की तरफ जो दाब लगा रही है, इस दाब को हम कहेंगे यहाँ पर टीपी। इस दाब को हम क्या कहेंगे? टीपी या टर्गर प्रेशर कहते हैं। यानी कि कोशिका भित्ति के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? आपके
टर्गर प्रेशर कहलाता है। तो ये कोशिका जो झिल्ली है, मैं इसको वापस बता रहा हूँ, देखो कोशिका झिल्ली किस दिशा में, अपकेंद्री दिशा बोलते हैं इसको। कौन सी दिशा बोलते हैं? अपकेंद्री दिशा। ये इस तरफ बाहर की तरफ लगा रही है तो इस दिशा को बोलेंगे अपकेंद्री, अंदर की तरफ लगाएगी तो उसको बोलेंगे अभिकेंद्री, है ना। तो अपकेंद्री दिशा में एक दाब लगाया जाता है, किस पर? कोशिका भित्ति पर। इस दाब को क्या कहते हैं? अभी टर्गर प्रेशर कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जल में रखेंगे तो जल के अणु क्या करेंगे? अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, जिसके कारण कोशिका द्रव्य फैलेगा और ये कोशिका जो झिल्ली है अपकेंद्री दिशा में कोशिका भित्ति पर एक दाब लगाती है और इस दाब को हम किस नाम से जानते हैं? टीपी के नाम से जानते हैं। बस नंबर 3 पे है आपके भित्ति दाब। नाम से मालूम पड़ जाता है, इसमें तो कुछ ज्यादा याद नहीं करना आपको। भित्ति दाब या फिर वॉल प्रेशर, भित्ति दाब या वॉल प्रेशर या WP के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा, देखो मैं इसी डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ। जब ये टीपी यानी कि टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ लगाया जा रहा है तो कोशिका भित्ति इस दाब को कब तक सहन करेगी? जब तक सहन कर लेगी जब तक ये अपनी सहन शक्ति है। ऐसा तो नहीं है फट जाएगी बाद में, ठीक है। जब इसको लगेगा कि अब मुझे सहन नहीं हो रहा, मैं फट सकती हूँ, तो ये क्या करेगी? विपरीत दिशा में पुनः दाब लगाएगी। तो कोशिका भित्ति क्या करेगी? पुनः विपरीत दिशा में दाब लगाती। क्या करती है? पुनः विपरीत दिशा में दाब लगाती है और इस दाब को हम किस नाम से जानते हैं? WP के नाम से जानते हैं। इस दाब को किस नाम से जानते हैं भाई? WP के नाम से जानते हैं। देखो जो टर्गर प्रेशर है उसके विपरीत दिशा में कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली पर जो दाब लगाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? WP के नाम से जानते हैं। तो इसको वापस यहाँ बता रहा हूँ, देखो ये कोशिका भित्ति के द्वारा किस पर? कोशिका झिल्ली पर किस दिशा में? तो यहाँ पर मैंने कहा था आपको अभिकेंद्री दिशा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्री दिशा। अभिकेंद्री दिशा में एक बल लगाया जाता है या दाब लगाया जाता है, किस पर? कोशिका झिल्ली पर। तो इस दाब को हम क्या कहेंगे? WP कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया आपके TP और ये हो गया आपके WP। दोनों ही मैंने एक ही डायग्राम के जरिए समझाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक DPD बच गया है, वो हम पढ़ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है नंबर 4 पे आपके विसरण दाब न्यूनता, अर्थात शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिख लेंगे इसको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या फिर DPD के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है DPD। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं DPD का पूरा नाम बताइए, है ना। विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं कि विसरण दाब न्यूनता होती क्या है। देखो वैसे तो नाम से मालूम पड़ता है विसरण दाब न्यूनता यानी कि विसरण दाब में कमी होना, ठीक है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया आपके विलायक या शुद्ध जल कह सकते हो इसको, शुद्ध जल एक तरह का विलायक है। तो ये जो विलायक है इसका विसरण दाब जो है उच्चतम होता है। शुद्ध जल का विसरण दाब उच्चतम होता है। सबसे ज्यादा विसरण दाब किसका होगा? विलायक या शुद्ध जल का होता है। अब हम क्या करें, ये विलायक जो है इस विलायक में क्या मिला दें? कोई विलय मिला दें, कोई दूसरा पदार्थ मिला दें। अब देखो जब इसमें विलय मिला देंगे, जब विलय मिलाएंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? विलयन। क्या बन जाएगा? एक विलयन तैयार हो जाएगा अपने पास। और ये जो विलयन है इस विलयन का विलायक की तुलना में विसरण दाब कम होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विलायक या फिर हम लिख लें शुद्ध जल की तुलना में विसरण दाब कम होता है। किसका कम होगा? ये जो नया विलयन तैयार हो रहा है
इस विलयन का इस विलायक की तुलना में विसरण दाब जो है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो विलायक है, इस विलायक की तुलना में इस विसरण दाब में जो कमी आई वो कितनी कम, यानी विलायक की तुलना में विलयन का विसरण दाब कितना कम है, इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, डीपीडी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, विलायक की तुलना में विलयन का विसरण दाब जितना कम हो रहा है उसको हम किस नाम से जानेंगे, डीपीडी के नाम से जानते हैं। मैं आपके यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ, इसकी परिभाषा क्या होगी, क्या है यहाँ पर विलायक है तो लिख लेंगे विलायक या शुद्ध जल की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जितनी कमी होगी उसे डीपीडी कहते हैं। ध्यान रखना है परिभाषा आपको, डीपीडी किसको कहेंगे, विलायक की तुलना में विलयन में जो विसरण दाब है उसमें कितनी कमी हो रही है, इस विसरण दाब में जो कमी हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, डीपीडी के नाम से जानते हैं। अर्थात अपन यूं भी लिख सकते हैं, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये आपको एक सूत्र याद रखना है, जो न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं इससे संबंधित, जिसमें ओपी दे दिया जाता है और टीपी दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि डीपीडी क्या रहेगा। जैसे माना कि ओपी 10 दे दिया और टीपी आपको 5 दे दिया तो डीपीडी कितना रहेगा, ठीक है, बराबर आंसर आ जाएगा आपके 5। तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपको, वो भी आपको